हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है इस सीरीज़ का, जिसमें हम लास्ट 2 लेक्चर से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ रहे हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ अकाउंटिंग टर्म्स जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं कर दिए है उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो हमने अभी तक पढ़ा हमें उसकी मतलब हम अपना एनालिसिस करेंगे कि क्या हमें थोड़ी सी ग्रिप आ गई है एज फार एज द वोकैबुलरी ऑफ अकाउंटिंग इज कंसिडर। ठीक है दोस्तों, मैं जस्ट रिवाइज करूंगा थोड़ा सा जो मैंने आज तक बता दिया था, और आप भी अपने जहन में उसको रिकॉल करो, आंखें बंद करके एक बार सोचो कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है कि नहीं है। सबसे पहली टर्म जो हमने पढ़ा था एंटिटी, जो हम एक नई चीज़ सीखे थे यहाँ पे। तो एंटिटी यहाँ पे अकाउंटिंग में हम क्या बोलेंगे, वो एंटरप्राइज, वो बिजनेस जिसकी हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, इसका दूसरा नाम है अकाउंटिंग एंटिटी। आई होप आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा। फिर भी फॉर योर ये क्लैरिटी तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, और उससे क्या होगा आपको क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है ना। जैसे हम बिजनेस करेंगे, मैं विद एग्जांपल थोड़ा और जाऊंगा। जैसे हम कंपनी की बुक्स बनाएंगे तो आईटीसी का, सपोज आईटीसी एक कंपनी है, उसकी बुक्स बनाएंगे तो आईटीसी यहाँ पे क्या बनेगा, आईटीसी यहाँ पे बनेगा अकाउंटिंग एंटिटी। दूसरा क्या था, ट्रांजैक्शन। तो हमें जो अकाउंटिंग करनी है किन की करनी है, इन ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करनी है, और इवेंट्स की जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे। ठीक है ना। उसके बाद मैंने एसेट पढ़ाया था। एसेट क्या होता है सर, ये जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती है, द थिंग्स विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। मैंने देखा था ना बैलेंस शीट में एसेट साइड से जो आपके फंड्स का यूटिलाइजेशन था वो एसेट्स कहलाते जाते हैं। ठीक है ना। तो एसेट्स के अगर थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ेंगे तो एसेट क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है ना। जैसे एक बिजनेस है, अब हम बात करेंगे बिजनेस के, ओनर की नहीं। ओनर के पास अपने घर में गाड़ी है या कुछ है, अपना घर है, वो बिजनेस का एसेट नहीं है। हम बिजनेस की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। बिजनेस के अगर बिल्डिंग अपनी है, वो बिजनेस का स्टॉक है। बिजनेस के डेटर है, वो भी उसके एसेट्स कहलाए जाएंगे। बिजनेस का कैश है, वो उस बिजनेस की स्टॉक है, वो सारे बिजनेस के एसेट कहलाए जाएंगे। फिर मैंने बोला था कि जो एसेट्स है वो दो तरह के होते हैं, एक करंट एसेट होता है और एक नॉन करंट एसेट होता है। करंट एसेट क्या होता है, जिसका फायदा हमें क्या होगा, मतलब करंट एसेट क्या होता है जो विद इन 1 ईयर क्या होता है, कन्वर्ट होता है कैश में, या तो कैश की फॉर्म में ही होता है। जैसे करंट एसेट में एग्जांपल्स क्या थी मेरे दोस्तों, एक बार देखते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स आपकी, ठीक है ना। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस ने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, ये चीज़ आगे आपको पता चली, और बिजनेस किस तरह से इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेंट्री मैंने क्या बोला था, क्या होता है सर, इन्वेंट्री जो स्टॉक होता है, ये गुड्स होता है, इनको इन्वेंट्री बोलते हैं। अब एक और टर्म आ गई यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है ना। तो जहां जहां पे कोई टर्म आ गई मैं उसको साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन भी किया करूंगा। ठीक है ना। यहां पे ट्रेड रिसीवेबल आया। कल मैंने आपको बोला था जब मैं सेल करता हूं, सेल में दो तरीके से कर सकता हूं मेरे दोस्तों, या तो मैं कैश में सेल करूंगा या तो मैं क्रेडिट में सेल करूंगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि सेल जो हम करेंगे वो या तो हम कैश में करेंगे या तो हम क्रेडिट में करेंगे। कैश में सेल करेंगे मेरे दोस्तों तो क्या होगा, अगर हम कैश में सेल करेंगे तो हमारे पास सीधे कैश आएगा, और क्रेडिट में अगर हम सेल करेंगे तो हमारा वो बंदे के साथ जो हिसाब होगा उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपनी बुक्स में, तो उसको हम बोलते हैं डेटर। ठीक है मेरे दोस्तों, उसको हम बोलेंगे डेटर कॉमन लैंग्वेज में। बट डेटर का दूसरा नाम जो होता है, डेटर का साथ जो दूसरा नाम होता है, डेटर का दूसरा नाम भी होता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल अगर आप इंग्लिश मीनिंग बोलोगे, रिसीवेबल जो विच यू आर सपोज टू रिसीव, है ना। रिसीवेबल आपको मिलने वाला है, ट्रेड के कंटेक्स्ट में मिलने वाला है। ट्रेड क्या होता है, जिसमें आप डील करते हो, जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो। आप किस में डील करते हो, आप सेल परचेज में डील करते हो। तो अगर ट्रेड के कंटेक्स्ट में कोई आपको पैसा मिलने वाला है, वो आपका ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा, तो आपका डेटर हो गया। आपको ट्रेड के बगैर अगर किसी कंटेक्स्ट में मिलने वाला है, जैसे आप क्या करते हो, आपने माल बेचा तो वहां से अब आपको किसी पैसे से पैसा, बंदे से पैसा आना है, तो आप उसको बोलोगे डेटर या ट्रेड रिसीवेबल। बट अगर आपने किसी को एडवांस दे, लोन दे दिया, वो ट्रेड रिसीवेबल नहीं माना जाएगा। अगर आपने किसी को लोन दे दिया, किसी दोस्त ने बोला यार मुझे 10,000 रुपया दे दे, तो आपने बिजनेस से 10,000 रुपया देते, तो वो बिजनेस का डेटर नहीं कहलाया जाएगा। डेटर हम किसको बोलेंगे, जो गुड्स उधार में बेचे लेगा हमसे। इसमें फर्क है, लेना उससे भी पैसा, बट वो डेटर नहीं है, उसको हम अलग से दिखा देंगे, लोन्स एंड एडवांसेस एज एन एसेट। आई होप आपको समझ आया। लोन एंड एडवांस मेरी लायबिलिटी भी हो सकती है अगर मैंने किसी से लिया है, और अगर मैंने किसी को लोन एंड एडवांस दे दिया तो मेरा एसेट रहेगा, बट वो मेरा डेटर नहीं रहेगा। डेटर मतलब ट्रेड रिसीवेबल, जो ट्रेड के कंटेक्स्ट में क्रेडिट सेल जिसको किया उसी को आप डेटर बोलोगे। उसी तरह से क्रेडिटर आप सिर्फ किसको बोलोगे, जिससे आपने क्रेडिट में परचेस किया। किसी और से पैसा लिया आपने, वो भी ऐसा लायबिलिटी है, बट वो आपका लोन एंड एडवांस में आएगा, अदर पेएबल आएगा, बट वो क्रेडिटर नहीं माना जाएगा।
तो डेटर आपको समझ आया, डेटर को आप ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, बट ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती है, एक तो डेटर आता ही आता है और दूसरा आता है उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ये मैं आगे आपको, हमें इसका पूरा टॉपिक भी पढ़ना है बिल्स रिसीवेबल, बट यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ आपको, अगर आप 11th में हो सकता है आपको अभी समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा जस्ट मैं टच करूंगा। क्या होता है मेरे दोस्तों बिल रिसीवेबल? आपको कोई बिल है, कोई डॉक्यूमेंट है जिसके मतलब बरक्स आपको पैसा मिलने वाला है। क्या होता है ट्रेड में जब आप डील करते हो, तो एक तो है कि आपने माल भेजा उधार में, उसको आपने डेटर बोला, तो वो डेटर कभी कभी क्या करता है, वो आपको एक पेज पे लिख के देता है, आप उसको एक बिल देते हो बना के, वो बिल नहीं इनवॉइस, उसको वो बिल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप उसको एक पेज पे लिख लेते हो और उस पर वो बोलता है आई प्रॉमिस टू पे करके, ठीक है ना, पे जो भी है, सपोज 1 लाख रुपीज आफ्टर 3 मंथ्स, और इस पर वो अपना साइन कर लेता है, ठीक है ना। तो उसने आपको बिल दे दिया, तो उस बिल को बोलते हैं बिल रिसीवेबल, क्योंकि आपको इस बिल के बदले 3 महीने बाद वो 1 लाख रुपया मिलेगा। उसमें क्या होता है, फिर हम इस डेटर को खत्म करते हैं और बिल रिसीवेबल को अपना एसेट मानते हैं, क्योंकि आप उसने बिल दे दिया। क्यों देता है वो आप आगे पढ़ेंगे कि इस बिल को आप बैंक में डिस्काउंट करा सकते हो, आपको जल्दी पैसा मिलेगा, वो अलग कहानी है जिसको हम बाद में समझेंगे। तो अभी आप याद रखो कि बिल रिसीवेबल भी बेसिकली डेटर देता है, और क्योंकि ये बिल रिसीवेबल भी डेटर ही देता है, तो ट्रेड रिसीवेबल में आपको दो चीजें आती है, एक डेटर आता है और बिल रिसीवेबल आता है, ठीक है दोस्तों। बाकी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, हम इसको अलग से पढ़ने वाले। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश तो आपको पता ही है मेरे दोस्तों, कैश क्या होता है, तो कैश या कैश इक्विवेलेंट मतलब जैसे आपके बैंक में बैलेंस है, दैट इज आल्सो कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अगर आपने लोन एंड एडवांस दिया है और वो शॉर्ट टर्म है, तो वो क्या बनेगा, करंट, मतलब आपने किसी को लोन दे दिया है या एडवांस दे दिया है जो आपको 1 साल के अंदर अंदर वापस आएगा, तो वो करंट बनेगा। और उसी पर अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस दिया है किसी को, तो वो क्या आएगा, नॉन करंट एसेट में। उसको नॉन करंट का दूसरा नाम है फिक्स्ड एसेट भी, ठीक है ना। तो एक्चुअली नॉन करंट और फिक्स्ड में थोड़ा सा फर्क है, फिक्स्ड एसेट इज पार्ट ऑफ नॉन करंट, बट आप अभी अपने 11th के लिए समझ लो नॉन करंट एसेट जो हम बोलते हैं दैट इज फिक्स्ड एसेट। उसमें हालांकि बाकी चीजें भी आती है, करंट एसेट जो विद इन 1 ईयर है, नॉन करंट जिसका आफ्टर 1 ईयर, तो उसमें पहले फिक्स्ड एसेट आता है जो मैंने आपको बोला बिजनेस के। बाकी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी है, बिजनेस के पास ज्यादा पैसा था तो बिजनेस में ज्यादा यूज नहीं हो सकता, तो आपने उसकी एफडी करा दी और वो लॉन्ग टर्म एफडी करा दी, तो आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अभी आप आपकी नॉलेज के लिए अभी छोड़ दो, इसमें आप अभी डिस्कस नहीं करेंगे ना, आप प्लीज गूगल करने की कोशिश करो। डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दोनों तरफ से आता है, इसको अभी छोड़ दो, अभी आपके उसमें नहीं है। और अगर कोई और नॉन करंट एसेट है तो इधर आएगा नॉन करंट में। फिक्स्ड एसेट में फिर हमारे पास क्या आते हैं, फिक्स्ड एसेट जो है मतलब आपने बड़ा ना बिजनेस में, वो एसेट्स जिनका यूज आपको 1 साल से ज्यादा है उसको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। इसमें फिर आपको आते हैं टेंजिबल और आते हैं इनटेंजिबल, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इसको मैं थोड़ा सा टच करूंगा यहाँ पे। तो ये जो फिक्स्ड एसेट है हमारे, ये टेंजिबल हो सकते हैं या इनटेंजिबल हो सकते हैं। पहले आपको फिक्स्ड एसेट समझ आया, फिक्स्ड एसेट, हाँ सर, जो हमारे बिजनेस में ऐसी चीजें हैं हमारी जो जिनका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा मिलेगा, उसको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। अब वो फिक्स्ड एसेट किस किस तरीका हो सकता है, जैसे वहां पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, क्या आप बिल्डिंग को टच कर सकते हो, बिल्डिंग को देख सकते हो, द आंसर इज यस सर, ये बिल्डिंग है, दिख रही है। तो बिल्डिंग इज टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो। वहां पे आपकी कार है, बिजनेस की कार है, बिजनेस का फर्नीचर है, ये इंटेंजिबल होता है। अब सर ये तो ठीक है, इंटेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल कहां की बात कर रहे हैं हम, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, वो फिक्स्ड एसेट, वो एसेट जिसका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है, बट वो इंटेंजिबल है, वो दिख नहीं रहा है, हम उसको देख नहीं सकते हैं, बट हमारी बुक्स में वो बैलेंस शीट में एज एन एसेट आ रहा है और फिक्स्ड एसेट आ रहा है। अब बोलोगे सर इसकी कोई एग्जांपल दे दो ना, हमें हमें तो समझ नहीं आ रहा है ऐसे। मैं बोलूंगा बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं मैं, रॉयल्टी, ठीक है ना, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है ना, इन सबको इंटेंजिबल। बोले सर ये क्या है, रॉयल्टी, गुडविल, हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, तो मैं आपको एक एक करके स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग विद द गुडविल, ठीक है ना। आपने किसी का बिजनेस खरीदा, सपोज मैं बिजनेस करने वाला हूं, मैंने एजी गारमेंट्स डायरेक्टली अपना बिजनेस नहीं लगाया, मैंने किसी का बिजनेस खरीदा, समझ लेना बात, मैंने जो वो लाल चौक वाला बिजनेस खरीदा किसी का,
उस बिजनेस का जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग सपोज 10 लाख की है, वहां पे जो स्टॉक था वो 5 लाख का था, वहां का फर्नीचर 2 लाख का था, तो कायदे से मुझे कितना देना था उसको? 17 लाख। कायदे से मुझे कितना देना था उसको? 17 लाख। बट पता उसने मुझसे कितना लिया? उसने मुझसे 20 लाख रुपए ले लिया। ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, मैं यहाँ पे 20 लाख बोल रहा हूँ। एसेट्स तो मुझे 17 लाख के मिले, 10 लाख की बिल्डिंग, 5 लाख का माल, 2 लाख का क्या बोला था मैंने, फर्नीचर, जब मैंने उसकी वैल्यूएशन करा दी। बट उसने मुझसे 20 लाख रुपए ले लिए। जो वो 3 लाख रुपए में ज्यादा देता हो ना, वो किस चीज के देता हूं? उसको बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल। वो बोलता है कि भाई ये लाल चौक में जो आप दुकान लोगे इसकी वैल्यू ज्यादा है। वो क्या चीज वैल्यू ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे आपके कस्टमर ज्यादा आ सकते हैं। सपोज अगर आप कहीं और दुकान लेते, उसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, जिसको आप कश्मीर में मिठाई भी बोलते हैं या कुछ और चीज भी बोल दोगे, ठीक है ना? तो उसको हम गुडविल बोलेंगे यहाँ। ठीक है, और इस पे आगे डेप्थ में डिस्कशन हो जाएगा, बट अभी आप इतना याद रखो, आप एक्स्ट्रा पे करते हो, जितने आपके एसेट्स मिलते हो उससे ज्यादा पे करते हो, तो वो आप बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखाओगे। गुडविल के नाम पे आपने 3 लाख रुपए दे दिए, क्योंकि ना वो बिल्डिंग के नाम पर है, ना वो कैश के नाम, स्टॉक के नाम पर है, किसी और चीज नाम पर, वो गुडविल है उस चीज की, उस वहां की। ठीक है ना? गुडविल का डेफिनेशन बाकी डेप्थ में बाद में पड़ेगा। अब आप इतना याद रखो कि उस लोकेशन की वजह से, क्योंकि वहां पे सेल आपकी ज्यादा हो गई, आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, दैट इज गुडविल। तो आप उसको, उसका फायदा, वो 3 लाख का फायदा आप एक ही साल में थोड़ी लोगे, जब तक दुकान है तब तक लोगे फायदा एटलीस्ट, तो उसको बोलेंगे गुडविल। तो वो आप बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखाते हो, और एसेट वो आप क्या देख सकते हो? नहीं, वो है इंटेंजिबल। इसी तरीके से रॉयल्टी होती है। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं कश्मीर में इंडस्ट्रियल एरिया में और बिस्लरी की बोटल्स बनाऊंगा, ठीक है ना, पानी की बोतल बनाऊंगा बिस्लरी की। बिस्लरी एक ब्रांड है, तो उनका ब्रांड यूज करने के लिए वो मुझे उनको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। सपोज उन्होंने बोला कि आप लमसम 10 लाख रुपया मुझे रॉयल्टी दे दो। एक तो कि वो बोलेंगे पर बोतल आप हमें 2-2 रुपया दोगे हमारा नाम यूज करने के लिए बिस्लरी। दूसरा वो बोलेंगे आप हमें 10 लाख रुपया दे दो और आप बनाते जाओ जितने टाइम आपको बनाना है। सपोज 10 साल का उन्होंने मुझे लाइसेंस दे दिया, उसको रॉयल्टी बोलेंगे। तो वो मेरे पास क्या है, उस 10 लाख रॉयल्टी का फायदा मैं एक ही साल में थोड़ी लूंगा, मैं तो 10 साल फायदा लूंगा। तो उसको भी मैं क्या करूंगा, बुक्स में वो बोलूंगा मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? कल हमने बोला था ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर मैंने 10 लाख रुपया रॉयल्टी दे दी उनको, उनका ट्रेड नेम यूज करने के लिए, तो उसका फायदा मैं एक साल की थोड़ी लूंगा, मैं 10 साल के लिए फायदा लूंगा। तो मैं उस 10 लाख को कैपिटलाइज करूंगा और वो मेरा एसेट रहेगा, नॉन करंट एसेट में, फिक्स्ड एसेट में वो इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि मैं उसको देख नहीं सकता हूं, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। पेटेंट होता है, आप किसी का पेटेंट ले सकते हो या आपने खुद का अपना पेटेंट बना दे, तो उस पर जितना भी खर्चा हो जाएगा आपको पेटेंट बनाने पे, आप उसको पीएनएल में एक्सपेंस नहीं लोगे, बल्कि आप उसको कैपिटलाइज करते हो। आप उसको बोलते हो कि इसके आगे इसमें मुझे फायदा आने वाला है, आने वाले साल के लिए, उसको पेटेंट होता है। और पेटेंट कॉपीराइट ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों का आपका कॉपीराइट होता है और किसी चीज़ों को आप पेटेंटाइज कराते हो। ये होते हैं सारे इंटेंजिबल एसेट्स। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई। थोड़ा थोड़ा याद रखो, ज़्यादा डेप्थ में अभी जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप अभी नए नए हो 11th में, तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। ज़्यादा डेप्थ में अभी मत जाओ, जो जो चीज़ें हैं उनको एज इट इज़ अपने दिमाग में जाने दे दो। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? ये जो टेंजिबल एसेट्स आप बनाते हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो बिल्डिंग पूरी नहीं बनी है, आप बिल्डिंग को बना रहे हो साइमल्टेनियसली, तो जब तक वो पूरा नहीं बनेगा तब तक एज ए बिल्डिंग नहीं दिखाते हो, बल्कि आप उसको बोलते हैं एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सॉरी उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब वो अभी बन रहा है, अभी वो पूरा नहीं बना, जब तक नहीं बनेगा तब तक वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिखाते हैं फिक्स्ड एसेट में, और जब वो पूरा बनेगा तब उसको हम टेंजिबल एसेट में दिखाएंगे। ठीक है ना, इसका जब आप बैलेंस शीट बाद में बनाते हैं तब दिखाते हैं। 11th में उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। और इंटेंजिबल एसेट डेवलपमेंट, अगर आप वही इंटेंजिबल एसेट खुद से बना रहे हो, जिसका आप बाद में पेटेंटाइज करोगे, कॉपीराइट करोगे, तो उसको भी आप एज एन इंटेंजिबल एसेट डेवलपमेंट दिखा दो। जब वो पूरा बनेगा तब उसको एज एन इंटेंजिबल एसेट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। दिस वाज द बाइफर्केशन ऑफ एसेट्स, वेदर दे आर करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने लाइबिलिटीज का आपको बोल ही दिया था। लाइबिलिटीज क्या होती है मेरे दोस्तों? सर लाइबिलिटीज जो आप ओ करते हो आर द ओब्लिगेशंस और द डेट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर, जो आपको फ्यूचर में पे करना है। ठीक है ना, दे रिप्रेजेंट द क्रेडिटर्स क्लेम ऑन द फर्म्स एसेट्स, मतलब कि जो क्रेडिटर है जिनसे आपने माल उधार में लिया, उनके क्लेम्स, ये ऐसा टेक्निकल लैंग्वेज लिखा है और सिंपल मतलब है कि
जो साइड में एसेट्स है उनके पास पैसा क्या आएगा, या तो ओनर ने खुद लगाया या तो लोगों से लिया है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स ऑन द फर्म्स एसेट्स। तो हम लेना पड़ता है उधार उधार में, तो वो सब आपकी लाइबिलिटीज आएंगी। और लाइबिलिटीज फिर आपकी दो तरह की रहेंगी। लाइबिलिटीज अगेन आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज होगी, करंट लाइबिलिटीज होगी। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या क्या, अगर आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ली, जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है ना, दैट इज योर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और प्लीज डेफर टैक्स लाइबिलिटी को अभी छोड़ दो, डेफर टैक्स को भी छोड़ दो, ये आप आगे समझ आएगा, अभी आपको इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगर कोई और अंदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है जो लोन नहीं है, अगर लोन होगा बोरोइंग होगी तो यहां पे आएगा। और अगर आपने कोई प्रोविजन किया है, वो हम आगे पढ़ेंगे प्रोविजन और रिजर्व के बारे में, तो तब आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का समझ आएगा। और शॉर्ट टर्म बोरिंग, अगर जो बोरिंग आपने एक साल के अंदर अंदर पे करनी है वो शॉर्ट टर्म बोरिंग है। ट्रेड पेएबल, जैसे उधर आता ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर, ट्रेड पेएबल मींस क्रेडिटर। और जिस तरह से आपका डेटर आपको बिल रिसीवेबल देता है, इस तरह से आप उनको क्या करते हो, बिल्स पेएबल देते हो कभी, तब आपकी लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स के नाम पे या हो सकता है क्रेडिटर हो सकता है, या तो बिल्स पेएबल हो सकता है, दोनों मिला के ट्रेड पेएबल होता है। और अदर करंट लाइबिलिटीज अगर कोई और है जो इसमें फॉल नहीं करता है, इसमें फॉल नहीं करता है, वो इसमें फॉल करेगा। और आपने कोई प्रोविजन किया है, आपको बिजनेस में कुछ प्रोविजंस करने पड़ते हैं, जिसको हम आगे में जाके मैं कवर करा दूंगा। तो उनको अगर वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है तो इधर आएंगे, अगर वो एक साल से ज्यादा के लिए प्रोविजंस कर रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं, ठीक है ना। अब एक डेफिनेशन है, मतलब डिस्टिंक्शन बिटवीन करंट एंड नॉन करंट। हालांकि मैंने आपको बोल दिया है करंट और नॉन करंट में क्या फर्क है। बोलता है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज आर इन्वॉल्व इन एन ऑपरेटिंग साइकिल। मैंने कल आपको ऑपरेटिंग साइकिल बता दिया था। तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी एक ऑपरेटिंग साइकिल में अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। करंट एसेट और लाइबिलिटीज आर रियलाइज्ड और सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। अगर डेटर है तो विद इन 12 मंथ्स में वो कैश बनेगा, और अगर लाइबिलिटी है तो विद इन 12 मंथ्स में आप उसको सेटल करोगे। एसेट आप रियलाइज करोगे, लाइबिलिटी आप सेटल करोगे। करंट आइटम्स आर प्राइमरी फॉर द ट्रेडिंग, ठीक है ना। करंट आइटम्स आर कैश और कैश इक्वल, ये से बोला है। कैपिटल क्या होता है मेरे दोस्तों, ये हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। जो पैसा ओनर लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। सेल्स मैंने आपको कल ऑलरेडी बोला था, सेल्स क्या होता है, सेल्स क्या होता है मेरे दोस्तों, टोटल रेवेन्यू जो आपका आ गया, ठीक है ना। टोटल रेवेन्यू जो आपको मिला फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। सेल्स में भी कैश सेल और क्रेडिट सेल, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। रेवेन्यू क्या मतलब क्या होता है, रेवेन्यू नथिंग बट सेल ओनली, ठीक है ना। तो जो आप जिस बिजनेस में डील करते हो उसको बेचने से आपको जो पैसा मिलता है वो आपको उसका रेवेन्यू कहलाता है, ठीक है ना। एक मिनट होल्ड कर देना। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस, मैंने आपको कल बोला था पहले एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे हम, उसके बाद फिर हम एक्सपेंस पढ़ते हैं। नाउ इट्स फाइन, ठीक है। एक्सपेंडिचर आपका क्या हो सकता है, कोई भी स्पेंडिंग जो आप मनी है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बट ये एक्सपेंडिचर आगे क्या हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, और आपका ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। स्पेंडिंग मनी, इसको मैं पढ़ लेता हूं, और इनकरिंग ए लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स का परचेज करना, मशीनरी का परचेज कर देना, फर्नीचर का परचेज करना, ये सब एक्सपेंडिचर है। फिर इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर, इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्ट विद इन 1 ईयर। अगर एक साल के अंदर अंदर आप एक्सपेंडिचर जो है उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब एक साल के अंदर अंदर उसका फायदा है, तो वो एक्सपेंस माना जाता है, खर्चा माना जाता है, और उसको रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, इफ द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर, अगर एक खर्चे का बेनिफिट लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, एक साल के लिए ज्यादा से चलता है, एक साल से ज्यादा चलता है, उसको हम एसेट ट्रीट करते हैं, उसको हम एक्सपेंस नहीं मानते हैं, उसको एसेट बोलते हैं, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे मशीनरी परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, उसका फायदा आपको एक साल से ज्यादा रहेगा। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं।
कॉस्ट इंक्योर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू और नोन एज एक्सपेंसेस। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस बोलते हैं, क्योंकि वो जो आप रेवेन्यू कमाने के लिए खर्चा करते हो, सेल परचेज ऑफ गुड्स कर लेते हो, स्टाफ की सैलरी देते हो, रेंट पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, स्टाफ के वेलफेयर पे खर्चा होता है, ये सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंस मान जाते हैं। जनरली एक्सपेंस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विस यूज्ड ड्यूरिंग अकाउंट पीरियड। द यूजुअल आइटम्स ऑफ एक्सपेंस आर आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन है, क्योंकि मैंने कल आपको बोला था ये जो फिक्स्ड एसेट्स है इनका खर्चा कब जाएगा, ये भी तो लगा दिया है ना चीजों को कमाने में, रेवेन्यू जनरेट करने में, बट इनका फायदा आपको एक साल से ज्यादा मिलता है, तो इस साल जितना प्रोपोर्शनेट खर्चा होगा बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन वो इस साल के एक्सपेंस माना जाएगा। और रेंट है आपका बिल्डिंग का, वेजेस है, सैलरीज है, इंटरेस्ट आपने पे कर दिया लोन पे, हीटिंग वीटिंग एक्सपेंसेस जो भी आपका लाइट एंड वाटर, ये सारा टेलीफोन एक्सपेंसेस आपका एक्सपेंस है। ठीक है ना। और रेवेन्यू में से फिर आप बाद में रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करोगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करोगे तो आपका निकलेगा प्रॉफिट, कि आपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया कि लॉस हुआ है। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया फिर प्रॉफिट का इसी के साथ। ठीक है ना। तो प्रॉफिट क्या होता है, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो उस पीरियड के जितने एक्सपेंस है उसमें से जब रेवेन्यू को लेस, रेवेन्यू में से वो एक्सपेंस लेस करेंगे तो हम बोलेंगे उसका प्रॉफिट है। और प्रॉफिट को फिर हम क्या करते हैं लास्ट में, हम बोलते हैं ये बिजनेस ओनर का है। हालांकि बिजनेस ओनर को हमने अकाउंटिंग पर्पज से अलग करते हैं, और लास्ट में हम ये उसकी कैपिटल को ऐड करते हैं, क्योंकि इट बिलोंग्स टू ओनली द ओनर ऑल्सो। और इसी तरह से अगर लॉस हो जाएगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, तब ये लाइन लिखिए, प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, गेन। बोलता है प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू द बिजनेस। मतलब जो आपका मेन बिजनेस तो नहीं है, मतलब प्रॉफिट कहां से आता है आपका, सेल परचेज ऑफ गुड्स से। ठीक है ना, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस है। बट अगर उसके बगैर आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, वहां पे कोई फायदा हो गया, वहां से कोई प्रॉफिट आया, उसको हम गेन यूज करते हैं, बट जाते दोनों लास्ट में पीएनएल में। ठीक है ना। जैसे आपने फिक्स्ड एसेट बेचा, वहां से आपको कुछ फायदा हो गया, या कोई कोर्ट केस था, कहीं से आपने किसी को क्लेम कर दिया था कि आपने हमारा कॉपीराइट वायलेशन किया, ये किया, वहां से आपने जीता, आपको पैसा मिला, दैट्स योर गेन। लॉस मैंने आपको बोला अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे रेवेन्यू से तो आप उसको लॉस बोलोगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आएगी, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या आपको पता है मेरे दोस्तों डिस्काउंट क्या होता है? हाँ सर, हमें तो बिल्कुल पता है डिस्काउंट क्या होता है। जब भी हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं हम बोलते हैं भाई साहब आप डिस्काउंट करो ना, बोलते हैं कि नहीं करते डिस्काउंट। बस वही मतलब होता है डिस्काउंट का। डिस्काउंट मीन्स बिजनेस के कंटेक्स्ट में आपका जो उसका रेट था उससे आपने अगर कुछ कमी कर दी, उसको आप क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे, जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हो। अब अकाउंटिंग में जब हम बात करेंगे तो हम डिस्काउंट का बाइफरकेशन करेंगे। हम बोलेंगे डिस्काउंट दो तरह का है। एक डिस्काउंट होता है जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, और दूसरा डिस्काउंट हम बोलते हैं जिसका हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। मैं पहले टिपिकल एग्जांपल लूंगा, फिर हम इसमें आ जाएंगे। सपोज आप रेडीमेड गारमेंट लेने गए, उसका एमआरपी है 1500 रुपया। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, उसका एमआरपी है 1500 रुपया, जिसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। तो आप आए, आपने ये जीन्स देखी 1500 की, तो फिर लिखा होता है 30% डिस्काउंट, सेल चल रही है, विंटर सेल, सेल सेल सेल। ठीक है ना, 30% डिस्काउंट है, तो आपको 450 का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको पे करना पड़ेगा 10450। ठीक है ना। फिर कुछ लोग होते हैं जो इसको थोड़ा सा और घुमाते हैं, वो इधर 1500 की जगह 1499 लिखेंगे और यहाँ पे 450 लिखेंगे, और फिर बोलेंगे आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा 105949। ठीक है ना। तो ये जो आपका डिस्काउंट है इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है तो डिस्काउंट ही, तो लिस्ट प्राइस से जो आपको डिस्काउंट मिला, तो अल्टीमेटली आपको पे कितना पड़ रहा है, 1050। ठीक है ना। ये मैंने 1499 वो सेल के टर्म से बोला कि लोग कैसे कैसे अपना वो चीज कर लेते हैं। अदरवाइज आप सिंप्लीफिकेशन के रखो 1500
उसमें से आपका 450 का डिस्काउंट, यू हैव टू पे 1050। तो ये जो 450 का डिस्काउंट है इसको बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है सर? ये सेल करने के लिए दिया जाता है। तो बिजनेस जब बोलेंगे डिस्काउंट तो हम बोलोगे सर ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जो सेल के वक्त दिया जाता है। तो आपको 450 का डिस्काउंट मिला। अब मुझे आप बोलोगे कि मेरी सेल कितनी होगी? मैं बिजनेसमैन हूं ना मेरे दोस्तों, मैं बिजनेसमैन हूं। मैं अपनी सेल 1500 पे रिकॉर्ड करूंगा कि 1050 पे? मैं अकाउंटिंग कितने पे करूंगा? मेरी सेल कितनी है सर? आपकी सेल ये है 1050। वो एमआरपी था कि उसमें आप मैक्सिमम उतने पे बेच सकते, बट आपने जो डिस्काउंट प्राइस पे बेचा तो दिस इज योर सेल। तो हमें जो सेल दिखानी है अपनी बुक्स में, हमें जो सेल दिखानी है मेरे दोस्तों वो 1050 की है, क्योंकि मेरा जो सेल होने वाला है आई हैव राइट टू क्लेम 1050 फ्रॉम यू, क्योंकि मैंने आपको ये बेची 1050 की, तो मेरी सेल 1050। मेरा नुकसान नहीं हो रहा कुछ, वो आप आगे देखोगे। मेरा सेल हो रहा है 1050 का। इसको बोलते हैं, ये 450 को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो हम बोलते हैं अकाउंटिंग में, अभी आप पढ़ोगे आगे, जो ट्रेड डिस्काउंट है इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती है। इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती है, मतलब इसको कहीं बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि आपकी सेल होगी 1000 की, तो आप बोलोगे मेरे पास कैश आया 1000 रुपया, मतलब 1050 रुपया, और मेरी सेल होगी 1050 रुपया। जब मैं आगे आपको जनरल एंट्री सिखाऊंगा तो डेप्थ में जाएंगे उसके। तो 1500 पे आप कोई एंट्री नहीं करोगे ना, आपका ये लॉस है, क्योंकि आपको भी जब मिला होगा, आपको ये सपोज 900 में मिला होगा, मैंने ये 900 में खरीदा होगा वहां से, और एमआरपी इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि रिटेल में ये मैक्सिमम लास्ट में 1500 में बिक सकता है। बट मेरे ऑफिस में 30% का, मतलब मेरी उधर 30% का ऑफर था, क्योंकि मुझे उससे भी सस्ते में मिला होता है, ठीक है ना, कोई नुकसान नहीं करता है अपना। तो वो 450 का डिस्काउंट मैं कहीं नहीं दिखाऊंगा। तो आप बोलोगे सर ये 450 का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैंने इसको परचेज किया होगा, सपोज ऐसा होगा। यहाँ पे ये बात किसी किसी को डाउट में आता है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। मैं आप बोलोगे सर इसका 1500 एमआरपी है, तो जब ये मैन्युफैक्चर होता है वहाँ ही इसका टैग लगता है एमआरपी, बट होता क्या है, मुझे ये मिला होता है 900 में और मैं बेचता हूँ 1050 रुपये। मेरे को 600 का डिस्काउंट मिलता है 40% का वहाँ से, और मैं आगे 30% का डिस्काउंट देता हूँ, और मेरा 10% का बीच में अपना प्रॉफिट रहता है। ये ऐसी गेम होती है, ठीक है ना, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना कॉस्टिंग करके उस हिसाब से एमआरपी लगाता है, बट वो उतने पे बेचता नहीं है। मेरे पास 900 का परचेज किया था, जैसे मैं परचेज करूंगा, मैं सपोज परचेज करूंगा, इसकी एमआरपी 1500 थी, मुझे 40% का ट्रेड डिस्काउंट था, मेरे को कितने का मिला? ये 900 का मिला, तो मैं अपनी परचेज कितने की दिखाऊंगा? 900 की दिखाऊंगा, और इधर एमआरपी 1500 था, पर मैंने कितने में भेजा सर? मैंने 450 का डिस्काउंट दिया, 105 पे भेजा, तो मैं सेल दिखाऊंगा 1050। ना मैं इस ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करूंगा कि मेरा यहाँ पे 600 का फायदा हुआ, ना मैं इस 400 का यहाँ पे नुकसान बोलूंगा। ये ट्रेड डिस्काउंट हम नहीं दिखाते। मैं परचेज भी नेट में दिखाऊंगा, सेल भी नेट में दिखाऊंगा। अल्टीमेटली मेरा फायदा जब पीएनएल में जाएगा, ये आगे यहाँ से सेल आएगा मेरा 1050, यहाँ पे परचेज आएगा मेरा 9000, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा 150। सिंपल सी बात है, जब आप प्रॉफिट निकालते थे अभी 7th 8th में, आप बोलते थे सेलिंग, आपको अगर बोलते थे आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, आप बोलते थे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मेरा सेलिंग प्राइस है 1050 और ये चीज़ मुझे 900 में पड़ी थी, तो मेरा 150 हो जाएगा। तो वो जो था कि आपको 600 का डिस्काउंट मिला था, यहाँ पे आपने 450 का डिस्काउंट दिया इस चीज़ को, उसकी कहीं अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है। आप सीधे परचेज को नेट में दिखाते हो, सेल को नेट में दिखाते हो, ठीक है ना। वो जो डिस्काउंट होता है वो धोखा होता है, जो भी होता है। तो क्रक्स निकला मेरे दोस्तों, जो ट्रेड डिस्काउंट है उसकी कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। आप नेट में डिस्काउंट, नेट ऑफ डिस्काउंट एंट्री करोगे, आपको कितने में पड़ा उतनी की अकाउंट एंट्री करोगे, आपने कितने में बेचा उतने की अकाउंट एंट्री करोगे। प्रॉफिट लॉस कितना हुआ होगा वो खुद ही पता चलेगा, ठीक है ना मेरे दोस्तों। अब दूसरी बात रही कैश डिस्काउंट की। ये आपको क्या मिल रहा है? ये एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप कैश में पेमेंट करते हो। तो ये दो तरीका होता है आज की डेट में। अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो, आपको बोलते हैं इस पर 30% डिस्काउंट है, बट फिर अगर आप क्या बोलते हैं कैश पेमेंट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिलेगा, उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो सेल आपकी 1050 ही है, बट मैंने आपको बोला अगर आप अभी नकद दोगे तो आपको 50 रुपये का और डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट। तो आपको 1000 रुपये ही देना पड़ेगा। मतलब आप उधार में बेचोगे तो आपको 1050 रुपये देना पड़ेगा, बट अगर आप कैश दोगे तो आपको इतना देना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है, ये तो एक तरीका हो गया कि उधर ही अगर आपने लिया, वो बोलते हैं ना 9 नकद 13 उधार, है ना, 9 नकद 13 उधार। क्यों? नकद में लोगो तो 9 रुपये का मिलेगा और उधार में लोगो तो महंगा मिलेगा। तो वो जो नकद और उधार का डिफरेंस है, दैट इज द कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट अगर आपने पे कर दिया
तो वो आपका एक्सपेंस माना जाएगा, और कैश डिस्काउंट अगर आपने रिसीव कर दिया वो आपका इनकम माना जाएगा, ठीक है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट आपको मिल भी सकता है अगर आपने अपने क्रेडिटर को जल्दी पे कर दिया, और डिस्काउंट आप दे भी सकते हो अगर आपने डेटर को बोला कि अगर आप जल्दी पेमेंट करोगे। तो बिजनेस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, जो आप बिजनेस स्टडीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे कि बिजनेस कैसे अपनी बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं। तो उसमें वन ऑफ द तरीका है आप एक लालच देते हो, जैसे आपने बोला डेटर्स को कि आप बस 3 मंथ का पीरियड है, आप 3 मंथ में पे कर सकते हो। फिर आगे आगे आप ये चीज भी बोलते हो कि इफ यू पे विद इन 30 डेज तो आपको 2% का, उसमें 2 नेट 30 रहता है, ऐसे कुछ वो देखना पड़ेगा, 2 नेट 30 डेज। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसे आपको 3 मंथ का डिस्काउंट पीरियड है, ये 3 मंथ का क्रेडिट पीरियड है कि यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग। अगर 1000 रुपये का है, आपने माल भेजा उसको 1050 का, तो और ये पीरियड है, मतलब टर्म्स है 30, मतलब 60 डेज या 90 डेज का आपका क्रेडिट फ्री पीरियड है। बट अगर आपने बोला कि अगर 30 डेज में दोगे तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है सर, पेमेंट को मतलब उसको मोटिवेट करने के वो पेमेंट जल्दी दे, उसके लिए डिस्काउंट दिया जाता है, उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। और इसकी बिल्कुल अकाउंटिंग एंट्री होगी। क्यों होगी इसकी अकाउंटिंग एंट्री मेरे दोस्तों, क्योंकि सर जो सेल है ना हमारी, ये हमने 1050 की दिखा दी है। हमने अगर कैश नहीं मिला था तो हमने डेटर बोला था, मेरा डेटर है 1050 और मेरी सेल होगी 1050, और ये डेटर बाद में जब इसको बोलूंगा कि तुझे डिस्काउंट दूंगा, ये सपोज 1000 रुपये ही देगा, तब मैं बोलूंगा कि मेरा डिस्काउंट का एक्सपेंस हो गया 50 रुपया, तब मैं बोलूंगा मेरा डिस्काउंट का खर्चा हो गया 50 रुपया, मेरे पास कैश मिल गया 10,000 का, और मेरा जो डेटर है वो खत्म हो गया 1050 का। जब उसको जर्नल एंट्री करेंगे तो यहाँ पे मेरा डिस्काउंट का एक्सपेंचर हो गया 50 रुपया, क्योंकि अगर मैं डिस्काउंट नहीं देता तो इसको पूरा 1000 रुपया, 50,000 रुपया और 1050 रुपया देना पड़ता। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो मैं पढ़ता हूँ इसको थोड़ा सा, ताकि अभी आप क्योंकि नए नए हो, 11th में आए हो, तो आप खुद से पढ़ोगे, हो सकता है कन्फ्यूज होगा, तो मैं आपको एक बार पढ़ा लेता हूँ इस लाइन का क्या मतलब है। बोलते हैं डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो प्राइस ऑफ गुड्स है, तो वो जो आपने उसमें आपने डिडक्शन कर दिया, दैट इज नोन एज डिस्काउंट। It is offered in two ways. Offering deduction of the agreed percentage of the list price at the time of selling goods is one way of giving discount. कि जब आपने भेजा तभी बोला कि 30% डिस्काउंट है। Such discount is called a trade discount. ठीक है ना? It is generally offered by manufacturers to wholesalers and by wholesalers to retailers. After selling the goods on credit basis to debtors, the debtors may be given certain deduction in अमाउंट ड्यू इन केस इफ दे पे द अमाउंट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड और अर्लियर। अगर आपने 30 डेज के अंदर देते आपको 2% और डिस्काउंट दिया जाएगा। दिस डिडक्शन इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑन द अमाउंट पेबल, हेंस इट्स कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो जो पेमेंट के वक्त दिया जाएगा मेरे दोस्तों, जो पेमेंट के वक्त दिया जाएगा उसको हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे, और जो सेल के वक्त दिया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। इस ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग एंट्री नहीं हो जाएगी, कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी, क्योंकि यहां पे ट्रेड डिस्काउंट के वक्त नेट पे एंट्री हो जाएगी जितने की सेल होगी। अब एक टर्म है वॉचर, जो भी आप यूज हो जाएगा अकाउंटिंग में। वॉचर क्या होता है, यहां पे जब आप अकाउंटिंग करो मेरे दोस्तों, आपके प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। मैं अभी थ्योरी में गया नहीं उतना डेप्थ में, बट आगे हम जाएंगे। तो आपकी जो अकाउंटिंग है, एक तरीका है ये चीज, आप जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज करोगे आपको उसका पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। कल को मैं दिल्ली में बैठा, मैं बोलूंगा कि आपको मैंने अकाउंटेंट रखा, भाई आप हिसाब पूरा रख लेना, ठीक है ना। तो मैं आऊंगा बीच में कश्मीर, तो देखूंगा आपने लिखा होगा सेल 1000 रुपए की, मैं बोलूंगा कि मुझे क्या पता है कि ये सेल 1000 की हो गई है, तो मुझे इसका वाउचर दिखा दो। तो आपने उसका वाउचर क्या बनेगा, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो आप दिखाओगे सर देखो ये मेरा बिल है जो मैंने कस्टमर को दिया है 1000 रुपये का बिल। मैं बोलूँगा ओके ओके, तो मैं आपको ऑडिट करूंगा तो आपके पास एविडेंस होना है। सर हमने ना यहाँ पे ये लगा दिया था, फर्नीचर 15,000 का लाया सर। मैं बोलूँगा क्या गारंटी है 15,000 का फर्नीचर लाया? सर ये देखिए इसका बिल, उसका बिल, इसका बिल, ये पेट्रोल, वो सब कुछ। तो आप उसका पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखोगे कि कल को अगर सर हिसाब लेंगे तो हमारे पास वो बेस होना चाहिए। वो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने मौजूद रखे उन सबको बोलते हैं वोचर। आपने शायद ये घर में यूज किया होगा, जब सोना लाते हैं घर में तो हमारी माई बहनें यूज करते हैं कि इसका वॉचर लाया है कि नहीं लाया है। तो वॉचर क्या है, वही बिल और सब चीज़, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि हाँ ये इतने में लाया है। अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई, तो हो सकता है कि रिकॉर्डिंग के वक्त जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये मेरा क्या बोलते हैं इसको, ये गया होगा, आपका कैमरा गया होगा। तो जस्ट वेट अ मोमेंट, तो वापस लाते हैं।
एनीवेज आई होप कि तब तक तो रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको मेरा वीडियो नहीं दिखेगा, तो इट हार्डली मैटर्स, वी विल बी कंटिन्यूइंग इट। उसके बाद गुड्स है, गुड्स मैंने ऑलरेडी डील कर दिया था, जिन चीज़ों में आप डील करते हो दे आर योर गुड्स। उसके बाद ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स क्या होता है, जो पैसा वो ओनर निकालता है, जो पैसा लाता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, जो पैसा वो लाता है ना ओनर, उसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल, और जब वो निकालता है पैसा उसको ड्राइंग बोलते हैं। और ड्राइंग हम लास्ट में क्या करते हैं, वो रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर, तो लास्ट में हम ड्राइंग को भी क्या करते हैं, कैपिटल से लेस करते हैं। परचेजेस, जिन गुड्स में आप डील करते हो, जब आपने वो परचेज किया तो उसको क्या बोलते हैं, तब आप जो अकाउंट खोलते हो, मैंने आपको बोला था हम हर किसी का अपना अपना अकाउंट खोलेंगे, तो उसको बोलते हैं परचेजेस। और परचेजेस हमें यूज करना है सिर्फ कब, जब जिन गुड्स को हम डील करते हैं उनको हमने परचेज कर दिया। स्टॉक क्या होता है, जो इन्वेंट्री है उसका दूसरा नाम क्या है, स्टॉक है, ठीक है ना। जो गुड्स आपके मौजूद है अभी दुकान में, कभी कभी आप काउंट करते हो कि आपके पास कितना माल बचा हुआ, उसको हम स्टॉक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश जब आप अभी कॉमर्स में यूज हो जाएगा कभी स्टॉक, तो आपको समझ लेना जो माल हमारा मौजूद है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपने स्टार्ट किया था, अभी मेरे पास कोई स्टॉक नहीं था, तो आपने परचेज बोला, एट द एंड ऑफ द ईयर देखोगे आपके पास कितना मौजूद माल है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो स्टॉक होता है आपकी दुकान में कितना माल है किसी भी पीरियड में, और एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च को कितना माल बचा हुआ है वो हम कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं क्लोज स्टॉक, और वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। ये आगे हमें काम आएगा, मैं आपको बताता हूं तब। डेटर क्या होता है, जिसको आपने उधार में बेचा है उसको आप डेटर बोलते हैं। और क्रेडिटर क्या होता है, जिससे आपने उधार में खरीदा है उसको आप क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। और एक वर्ड यूज होता है जो आपको पता होना चाहिए, ये तो मैंने आपको डेटर और क्रेडिटर बोला, एक टर्म यूज होती है सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी कभी कभी यूज होता है, तो इसका भी पता होना चाहिए, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। डेटर क्रेडिटर आपको पता है, तो अब क्या होगा, आपकी एक लेजर होगी, आप डेटर के लिए एक लेजर बनाओगे जिसका आप नाम रखोगे डेटर लेजर, और एक लेजर रखोगे जिसका नाम है क्रेडिटर लेजर। उसमें है सपोज इंडेक्स है, पहले इंडेक्स में लिखा है पेज नंबर 1 पे आकिब का अकाउंट है ना, एक आकिब मेरा डेटर है। पेज नंबर 3 पे 2 पेज इसके लिए छोड़े राशिक है, पेज नंबर 5 पे अमित है, शुभम है, ठीक है। तो ये इसमें एक अकाउंट है आकिब का, जिसमें आकिब का हिसाब होगा कब क्या लिया ऐसे। इसी तरह से क्रेडिटर है अरसलान, अनुराग, अक्षय, साहिल, ठीक है ना, ये क्रेडिटर है आपके। तो एक डेट आकिब का बैलेंस है, आकिब का नेट में इतना बैलेंस आएगा, इसका इतना बैलेंस आया, इतना बैलेंस। अगर मैं इसको टोटल करूंगा इसी तरह से, मैं बोलूंगा मेरे टोटल डेटर कितने हैं 50,000, मेरे टोटल क्रेडिटर कितने हैं 70,000। अब मैं जब इनका टोटल करके समरी बोलूंगा, तो मैं हर एक डेटर का समरी तो नहीं बोलूंगा, मैं सब डेटर का टोटल करके बोलूंगा मेरे टोटल डेटर कितने हैं इतने, तो इसको हम बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स इज टोटल ऑफ द डेटर्स, इससे सन्ड्री क्रेडिटर्स इज टोटल ऑफ द क्रेडिटर्स, क्योंकि आप डेटर ए बी सी डी इतने हैं, एक्स वाई जेड आपके क्रेडिटर है, तो आप एक एक नहीं बोलोगे ना, आप बोलोगे मेरे टोटल डेटर कितने। तो जब हमने टोटल डेटर बोला उसको हम बोलते हैं सन्ड्री डेटर, और उसका उल्टा हो गया सन्ड्री क्रेडिटर। अब ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, ये जो एनसीईआरटी की बुक है मेरे दोस्तों, ये एनसीईआरटी की बुक है, तो ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, इधर मैं इसको डील करूंगा यहाँ पे आपके साथ, बट प्लीज इसके जो आंसर है वो सारे गलत है, इसके जो आंसर है वो गलत है। ये अनफॉर्चुनेटली मैंने जब मैंने बुक बनाई दी थी अपनी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए, उसमें भी ये मैंने डाली थी, तो इसमें फिर आंसर्स क्योंकि गलत है, वो कॉपी पेस्ट से हो गया था, तो फिर बहुत सारे बच्चे बोलते सर ये हमें क्लैरिटी नहीं है, बट वो आंसर्स कुछ इसमें गलत है, तो मेरी बुक से वो चीज़ नहीं देखनी है। और यहाँ पे क्योंकि आंसर गलत है, और अगर कोई बच्चा वैसे भी देख रहा है कंप्यूटर एग्जाम का एनसीईआरटी का, और आप लोग भी तो देख ही रहे हो, तो कुछ आंसर इसके गलत है, तो हम उन आंसर पर नहीं जाएगा, हम खुद से फोकस करेंगे कि क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग सही होगी कि नहीं होगी। तो तभी मैंने आज बुक को रेफर कर दिया आपको। ये बुक अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं साथ में करा रहा हूँ, और आपकी जो अपनी बुक है आप वहाँ से देख सकते हो। नहीं तो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक है, मेरी गूगल ड्राइव लिंक पे आप लेगा और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपने पीसी में। तो नहीं तो ये एनसीईआरटी की बुक है, आपको मार्केट से लेनी होगी तो आप मार्केट से ले सकते हो पढ़ने के लिए। मैं स्टार्ट करता हूँ इस अंडरस्टैंडिंग को, तो और इससे क्या होगा, हमारी क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। प्लीज इसका आंसर बुक से नहीं देखना, वो आंसर गलत है। अब जस्ट 2 मिनट आप मुझे दे देना, क्योंकि मेरा चाहता हूँ कि कैमरा फिक्स हो जाए अब,
क्योंकि वो लाइट वाइट आ गई। ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। आई थिंक आई एम विजिबल टू यू राइट नाउ। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मिस्टर सनराइज स्टार्टेड ए बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी। तो इसने क्या किया, इसने स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट किया। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी, तो स्टेशनरी इसका क्या बनेगा, गुड्स बनेगा। तो ओनर कौन है, मिस्टर सनराइज, तो ये ओनर हो जाएगा और स्टेशनरी यहां पे गुड्स रहेगा। तो गुड्स क्या होता है मेरे दोस्तों, जिनमें आप डील करते हो, विद ₹5 लाख एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इसने 5 लाख रुपया इस बिजनेस में लगाया। जैसे मैंने एजी गारमेंट्स में 10 लाख रुपया लगाया था, इसने 5 लाख रुपया लगा दिया। अब क्वेश्चन को भी देखेंगे क्या क्या आंसर आएगा, तो हमारे लिए आसान होगा। फ्रॉम द अबो आंसर द फॉलोइंग, तो ऊपर की जो ये पैसेज है, इससे हमें क्या करना है, इससे हमें ये आंसर बोलने हैं। सबसे पहला क्या हमें बोलना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच सनराइज स्टार्टेड द बिजनेस। कैपिटल क्या होता है सर, जो पैसा ओनर लगाता है बिजनेस में उसको बोलते हैं कैपिटल। तो मेरे दोस्तों कैपिटल क्या है, इसने कितना पैसा लगाया सर, इसने 5 लाख रुपीज लगाया। तो 5 लाख इज द कैपिटल, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस हो रही है, हाँ सर। तो इसने 5 लाख रुपया बिजनेस में लगाया, तो दिस इज द कैपिटल। उसके बाद दूसरा कर रहा है, व्हाट आर द फिक्स्ड एसेट्स ही बॉट। अब देखते हैं फिक्स्ड एसेट क्या परचेज किया, ऑफ विच ही पेड ₹1 लाख फॉर फर्नीचर। फर्नीचर क्या है आपका सर, फर्नीचर आपका फिक्स्ड एसेट है। 2 लाख फॉर बाइंग द स्टेशनरी आइटम, आपने स्टेशनरी परचेज कर दिया, आप स्टेशनरी के लिए डील करते हो तो वो आपकी परचेजेस हो जाएगा। तो यहां पे फर्नीचर आपने परचेज कर दिया फिक्स्ड एसेट। तो अभी तक मेरे पास क्या आएगा, फर्नीचर। अभी तक जो आंसर निकला, तो फर्नीचर आपने 1 लाख का परचेज कर दिया। इज इट मेकिंग सेंस टू यू माई फ्रेंड्स? यस सर, वी आर एबल टू कोरिलेट इट एंड वी आर एबल टू ग्रैब इट। वेरी गुड। ऑफ विच ही पेड 1 लाख रुपीज फॉर फर्नीचर एंड 2 लाख फॉर बाइंग स्टेशनरी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज सो फार? सर अभी तक 2 लाख है, हो सकता है आगे कुछ और आ जाए। तो अभी तक 2 लाख है। ही एम्प्लॉयड अ सेल्स पर्सन एंड क्लर्क, इसने वहां पे एक क्लर्क को रखा और एक सेल्समैन को रखा। एट द एंड ऑफ द मंथ ही पेड 5,000 एज सैलरीज। तो इसने 5,000 की सैलरी दे दी। तो सैलरी जो है वो उस पर्टिकुलर मंथ की है, तो उस साल की है, वो आपका क्या रहेगा, ठीक है। अब ये समझ आया। आउट ऑफ द स्टेशनरी बॉट ही सोल्ड सम स्टेशनरी फॉर 1,50,000 फॉर कैश। आपने कैश में बेचा 1.5 लाख का और क्रेडिट पे आपने बेचा 1 लाख का। तो टोटल कितना बेचा आपने, 1.5 लाख प्लस 1 लाख, कितना होगा, 2.5 लाख का। सब्सिक्वेंटली ही बॉट स्टेशनरी ऑफ ₹1,50,000 फ्रॉम मिस्टर पीस इन। तो यहां पे खाली मिस्टर पीस से लिखा है, इट मीन ये आपने उधार में परचेज कर दिया। और ऊपर भी आप देखोगे 1.5 लाख आपने नकद बेचा और 1 लाख आपने उधार में बेचा रवि भाई को। फ्रॉम मिस्टर पीस इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ देयर वर अ फायर एक्सीडेंट। वहां पे आपको 30,000 का लॉस हो गया वर्थ ऑफ स्टेशनरी। तो स्टेशनरी जो है खुदा बचाए, इसके दुकान में एक्सीडेंट हो गया, फायर एक्सीडेंट हो गया, उसको 30,000 रुपए का चूना लग गया, इसका स्टॉक जल गया। A part of machinery which was cost 40,000 was sold for 45,000। तो आपने एक मशीनरी जो 40,000 की थी वो आपने 45,000 पे बेच दी। अब आपको इन सब चीजों का आंसर देना है। तो इसके आंसर्स गलत है, बट इसको हम अपने तरीके से समझेंगे और इसके आंसर्स पे नहीं जाएंगे। हमें बोल रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद व्हिच इज मनी इन्वेस्टेड, द आंसर इज 5 लाख। व्हाट इज द फिक्स्ड एसेट ही बॉट, देखो ऊपर इसने बोला कि आज बिजनेस स्टार्ट किया तो 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, और नीचे लास्ट में बोला था कि अ पार्ट ऑफ मशीनरी विच कॉस्ट 40,000 वाज सोल्ड फॉर 45,000। तो एनसीईआरटी की बुक्स भी मेरे दोस्तों पूरी 100% क्लियर नहीं है, इनमें बहुत जगह पे बहुत गलतियां हैं। जिन्होंने एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ा होगा उनको पता होगा, बट आपको घबराने की बात नहीं है, मैं आपको गाइड करता रहूंगा कब आपको क्या देख रहा है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है अ पार्ट ऑफ द मशीनरी, इट मीन इससे ज्यादा भी मशीनरी इसने कभी परचेज की होगी, हमें नहीं पता है। विच कॉस्ट 40,000, क्योंकि ऊपर बोला कि मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, फिर फर्नीचर खाली बोला था 1 लाख का था, फिर नीचे बोला कि मशीनरी का एक पार्ट जो 40,000 का था वो मैंने बेचा और वो 45,000 में बेचा। बट इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है कि वो बाकी मशीनरी कितने में खरीदी थी। तो हम अपने आंसर को हम लिस्टेड करेंगे अभी। व्हाट आर द फिक्स्ड एसेट ही बॉट, हम बोलेंगे इसने 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, ठीक है ना। तो कोई और व्यू हो सकता है कि सर वो मशीनरी भी 40,000 की बेची, बिल्कुल ठीक व्यू है, बट क्योंकि वो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट बोल रहा है, पार्ट ऑफ द मशीनरी बोल रहा है, तो हमें नहीं पता बाकी मशीनरी कितने करी, तो हम इस 40,000 को भी इग्नोर करेंगे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है सही आंसर क्या है गलत आंसर क्या है, ये इस चीज के लिए कंप्रेंशन को मैं करा ही नहीं रहा हूँ
कि आपका सही आंसर आ रहा है बुक के हिसाब से, या सर ये भी आ सकता है। अगर आपका ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनेगा मेरे साथ कि सर ये भी तो बन सकता है, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और मैं बोलूंगा नहीं ये नहीं बनेगा, बट मैं खुश हो जाऊंगा। खुश इसलिए हो जाऊंगा क्योंकि जो मैसेज मैं देना चाहता हूं वो आपको समझ आ रहा है। मैं आपको मैसेज ये दे रहा हूं इस कंप्रेहेंशन को पढ़ने से कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई फिक्स्ड एसेट क्या है, करंट एसेट क्या है। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड यू आर चैलेंजिंग मी कि नहीं सर ये फर्नीचर में आएगा, मैं अंदर से खुश हो जाऊंगा। बट आपके साथ डेफिनेटली ये डिसएग्री भी करूंगा कि नहीं हम अभी फर्नीचर के साथ ही रहेंगे 1 लाख, क्योंकि वो मकसद नहीं है कि सही आंसर क्या आना चाहिए। मकसद है हमारा कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सर ये मशीनरी भी फिक्स्ड एसेट है और ये फर्नीचर भी फिक्स्ड एसेट है, ठीक है ना। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज, सर गुड्स आपने 2 लाख रुपया यहां पे परचेज कर दिया और फिर आपने पीस से 1.5 लाख रुपया परचेज कर दिया, तो टोटल आपने जो गुड्स परचेज करती है वो है 3.5 लाख है। इसमें हमारा कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है क्या, दिस वेरी फाइन। 2 लाख पहले परचेज कर दिया, 1.5 लाख बाद में परचेज किया। Who is the creditor and state the amount payable to him। क्रेडिटर कौन होता है, जिससे आपने उधार में खरीदा। आपने किससे उधार में खरीदा, he bought stationery items of rupees 1,50,000 from Mr. Peace, so the Mr. Peace is the creditor and the amount payable to him is 1.5 लाख रुपया। तो यहां पे आएगा Mr. Peace and the amount payable to him is 1.5 lakhs। What are the expenses of the business। एक्सपेंस क्या होता है, जो आपने ये रेवेन्यू कमाने के लिए इस पीरियड में खर्चे कर दिए, दैट द एक्सपेंसेस। अभी तक जो आपने एक्सपेंस कर दिया है सच, द एक्सपेंस इज ओनली दिस 5,000 रुपीज जो आपने सैलरी दे दी, जो आपने सैलरी जो है वो 5,000 की दे दी। अभी हम इसी को एक्सपेंस मानेंगे। व्हाट इज द गेन ही अर्नड, गेन क्या होता है अदर देन जो नॉर्मल बिजनेस से आपका प्रॉफिट हुआ। आपने 40,000 की फिक्स्ड एसेट बेचा 45,000 में, तो आपका 5,000 का गेन हो गया। गेन आपका ये 5,000 का हो गया मेरे दोस्तों, इस 40,000 में से 45,000 में भेजा। व्हाट इज द लॉस ही इनकर्ड, तो ओवरऑल लॉस एक क्या होता है कि आप में सारे रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस वो भी लॉस होता है, बट यहां पे हम जब लॉस बोलेंगे, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट जो हो गया, जब आपका 30,000 का लॉस हो गया, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है कितने का स्टॉक बेचा, कितने में बेचा, तो हम वो प्रॉफिट लॉस नहीं दे सकते। तो गेन हमारा है 5,000 का, और लॉस हम अभी बोलेंगे जो एक्स्ट्रा लॉस हमारा ये 30,000 का हो गया, ठीक है ना। क्योंकि वो सेल परचेज में से कितना माल बचा हुआ वो भी पता नहीं है, तो हम वहां से ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस नहीं बोल सकते। हु इज द डेटर, डेटर कौन होता है, जिससे आपने उधार में माल बेचा। हमने किसको उधार में बेचा, सर हमने रवि को बेचा था, तो रवि इज द डेटर। व्हाट इज द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम, उससे कितना पैसा लेना है हमें, रवि से हमें कितना पैसा लेना है मेरे दोस्तों, रवि से हमें लेना है 1 लाख रुपया, क्योंकि हमने उसको 1 लाख रुपए में माल बेचा, तो रवि से 1 लाख रुपया लेना है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस इनकर्ड, टोटल एक्सपेंस और लॉस कितने हैं, एक्सपेंस मेरा 5,000 है और लॉस मेरा 30,000 है, तो टोटल एक्सपेंस और लॉस मेरा 35,000 है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है इसके साथ, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग और एसेट्स लाइबिलिटीज रेवेन्यू एक्सपेंस और नन ऑफ दीज। तो ये चीजें दी है, आपको बोला है ये सेल्स डेटर क्रेडिटर सैलरी टू मैनेजर डिस्काउंट डेटर ड्राइंग बाय ओनर क्या है, ठीक है ना। तो इसको मैं इसमें आ जाऊंगा क्योंकि यहां पे मैं इसको लिखूंगा। अच्छा चलो इसको मैं यहां ही कर लेता हूं। ओके ओके, आई गॉट इट। अब मुझे बता दो मेरे दोस्तों, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर एसेट्स और लायबिलिटीज। सेल्स, सेल्स क्या है आपका, सर सेल्स आपका क्या बनेगा, सर सेल्स ना हमारा रेवेन्यू बनता है। सेल्स हमारा क्या है, रेवेन्यू है ना, हमने पढ़ा था ना। इनमें बोलना है एसेट है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। उसके बाद डेटर क्या है, सर डेटर जो है ना, सर डेटर आपका एसेट बनेगा, ठीक है दोस्तों। हाँ सर, क्रेडिटर आपका क्या है, सर क्रेडिटर को आपको पे करना है, तो क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है। सैलरी टू मैनेजर, मैनेजर को आपको सैलरी दी तो वो आपका एक्सपेंस हो गया मेरे दोस्त। डिस्काउंट टू डेटर, डेटर को आपने डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट, वो एक्सपेंस है। ड्राइंग बाय ओनर, तो जो ओनर ने ड्राइंग निकाला वो ना एसेट है, ना लायबिलिटी है, ना रेवेन्यू है, ना एक्सपेंस है, वो बिजनेस का कुछ नहीं है, वो ओनर की कैपिटल में से हम लेस करेंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो चैप्टर 1 से अभी तक जो मुझे इंपॉर्टेंट चीजें बोलनी थी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो मैंने कवर कर दी। अब एक दो कुछ है जो मैं डिस्कस करूंगा, बाकी एक बार जस्ट देखते हैं नीचे कुछ है क्या। चलो इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक में, थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। तो आपको बोलना है मशीनरी आपका करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है। मशीनरी आपका क्या है, सर मशीनरी पहले तो आपका एसेट है और इसका फायदा आपको 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है, तो ये आपका क्या बनेगा, नॉन करंट एसेट।
सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है और विद इन 1 ईयर आपको पे करना पड़ता है, तो ये आपकी करंट लाइबिलिटी बनेगी। कैश एट बैंक, बैंक में आपका पैसा है, ये आपका एसेट है, ये आपका पैसा है, बिजनेस का पैसा है, और ये आपका करंट एसेट है, क्योंकि आप वो एज ए कैश है, वो कैश इज करंट एसेट ओनली। गुडविल, गुडविल मैंने आपको बोल दिया ये आपका एसेट है, बट इसका फायदा आपको 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है, तो ये आपका नॉन करंट एसेट है। बिल्स पेएबल, आपने क्रेडिटर को बिल दे दी जो आपको पे करना है, और इसको भी आपने विद इन 1 ईयर पे करना है, तो बिल्स पेएबल आपका करंट लायबिलिटी है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग आपका एसेट है, प्रॉपर्टी है, और इसका फायदा आपको 1 साल से ज्यादा चलेगा, तो ये आपका नॉन करंट एसेट बनेगा। फर्नीचर अगेन, इसका फायदा आपको 1 साल से ज्यादा चलेगा, तो ये आपका नॉन करंट एसेट है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के साथ इनबिल्ड है, और उसका फायदा आप बोलोगे 1 साल से ज्यादा है, तो आप उसको भी नॉन करंट एसेट मानोगे। नॉर्मली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर आपने अलग से लिया है तो इनकम टैक्स के हिसाब से उसको पीएनएल में उसी साथ राइट ऑफ करते हैं, बट आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के साथ है और जब तक कंप्यूटर है तब तक वो रहेगा, तो आप इसको नॉन करंट एसेट भी बोल सकते हो। मोटर व्हीकल, गाड़ी वाड़ी, ये भी 1 साल से ज्यादा चलेगा, तो ये भी आपका नॉन करंट एसेट है। इन्वेंट्री इज योर स्टॉक, तो वो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट होगा या डेटर में कन्वर्ट होगा, तो दैट इज करंट एसेट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपने बिजनेस ने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, जैसे बिजनेस ने एफडी लगा दिया, बिजनेस ने आगे शेयर्स में लगा दिया, तो वो देखना पड़ेगा वो इन्वेस्टमेंट करंट है या नॉन करंट है, तो इसको बारे में आगे नहीं बोल सकते जब तक लिखा नहीं होगा करंट इन्वेस्टमेंट है या नॉन करंट में, तो दोनों में से कहीं पे आ सकता है। लोन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से लोन ले लिया, और नॉर्मली लोन लॉन्ग टर्म होता है, वो 1 साल के बाद सारा 1 साल में पे नहीं करना होता है, लॉन्ग टर्म रहता है, तो लोन फ्रॉम बैंक इज योर लायबिलिटी एंड इट इज योर नॉन करंट लायबिलिटी। सन्ड्री डेटर, डेटर इज योर एसेट, और ये करंट एसेट होते हैं। पेटेंट एसेट होता है और इसका फायदा आपको 1 साल से ज्यादा चलेगा, दिस इज इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, वो नॉन करंट में आएगा। एयर कंडीशनर एसी जो है वो 1 साल से ज्यादा चलेगा और वो टेंजिबल है, दैट इज नॉन करंट एसेट। लूज टूल्स आप उसको करंट एसेट में बोल सकते हो, क्योंकि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड पढ़ लेते हैं, नहीं तो आप कोई उसको नॉन करंट एसेट होता है। तो ये था सिर्फ जो मुझे आपको चैप्टर नंबर 1 से पढ़ाना था। प्लीज अब चैप्टर 1 में जो बाकी चीजें वो अभी नहीं पढ़ना, उनको भी मैंने डिस्कस करना, बट वो अकाउंटिंग के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले हमारा जो गोल है मेरे दोस्तों वो है कि हम मेन अकाउंटिंग समझे, तो इसमें जो बाकी चीजें अभी बुक में वो आपको नहीं करनी है। हम अभी इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको कुछ चीजें और बता दूंगा, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पे हम आ जाएंगे। तो इस लेक्चर में हमें इतना ही करना है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, मतलब अकाउंटिंग का जो ग्रामर है, कुछ वोकैबुलरी हमने स्ट्रॉन्ग कर दी, बाकी चीजें बहुत सारी चीजें आगे, पता है अकाउंटिंग वोकैबुलरी भी अगर बोलूंगा ना उसी पे खत्म हो जाएगा फिर। बट आई नो, ठीक है ना, कि मुझे आपको कब कौन सा डोज देना है, तो आपको उसको बियर करना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत ले लो, जो मैंने पढ़ाया वो बहुत है इसके लिए, अभी बेसिक के अकाउंटिंग टर्म्स के लिए। कल के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, ठीक है दोस्तों। को मिलते हैं कल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में। आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। 11th बेसिक्स है और बहुत सारे बच्चे जो कॉमर्स लेते हैं और उनको फिर दूर दूर जाना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली गाँव में फैसिलिटी नहीं रहती है टीचर्स की, तो उनको आप बोलेंगे वो अपने घरों में पढ़ सकते हैं। और एक माहौल हमने क्रिएट करना है कि चारों ओर बच्चे जो है एजुकेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। जो बच्चे इधर उधर लग रहे हैं उनको लग रहा है स्कोप नहीं है, नाउ वी आर हियर टू गिव यू द गाइडेंस। आप हमें कभी भी मैसेज कर, मतलब कभी भी ऑफिस आवर में नहीं करने का मैसेज, ऑफिस आवर के बाद करने का, वीकेंड में करने का। अपना कैरियर आपको बनाना है और हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमने देखा है ना, मैं अभी इंडियन ऑयल में जॉब करता हूँ और अल्लाह के फजल से अच्छी सैलरी कमा रहा हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने 12th पास कर दिया, एसपी हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा था, 11th 12th मैंने वहाँ पे कॉमर्स कर दी, उसके बाद मैं सीए में आया। तब हमारे पास गाइड करने के लिए भी नहीं होते, इधर उधर पूछ के वो सब कुछ करके पता भी नहीं होता था कब क्या करना है, पूछ के करते करते हमने कर दिया। बट हम आ गए हैं उस स्टेज में, हमें सारा पता है आप कैसे करना है, तो आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, हम आपको गाइड करेंगे। और ये आपके कैरियर के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स है। तो अपने आप को इधर उधर छोड़ के सिर्फ कैरियर पे फोकस करो, एक गोल ले लो। अगर आपको सीए करना है तो हम आपके साथ है, मैं हूं, नईम सर है, इशफाक सर है, हम आपको पूरा गाइड करने वाले हैं। हमने जो सख्तियां देखे हैं ये प्रोसेस में, तो आपको वो साथ वो दिक्कत नहीं आएगी। तो आप दिन रात अपना ये मिशन बना लो कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको कोई एरगर काम नहीं करनी है, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी दे देगा। तो जब जब जो चीज़ हमें बोलनी है हम आपको बोल देंगे, आप टेंशन नहीं लेना, बस आपका काम है सिर्फ पढ़ना, रिवाइज करते रहना, ठीक है दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।